हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग सीरीज के सेकंड पार्ट की। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि डोसिक को पकड़ लिया गया था। वो 1994 का टाइम था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें 1990 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जिन्हों अपने बॉस के साथ में एक गुंडे से लड़ने जाता है और उन्हें अपनी पावर दिखा के उनसे एक पेपर भी साइन करवाता है। उसके बाद में हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब जिन्हों उन गैंग के साथ में नहीं था। वो अपने गुजारे के लिए कार से टकरा जाता था और फिर उस कार वाले से पैसे ले लेता था। दरअसल में वो अपना गुजारा ऐसे ही करता था। तभी एक दिन उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम युमसी था। वो दोनों ही पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जिन्हों एक कार के आगे लेटता है जो कि उसे दबाकर चली जाती है और रुकती नहीं है, तो जिन्हों उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ उसे युमसी मिल जाती है। वो उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो उससे बहाना कर देता है और एक होटल का नाम बताकर उससे उस होटल का पता पूछने लगता है। तो वो बताती है कि वो उस तरफ है और जिन्हों को वहाँ ये भी पता लगता है युमसी डिलीवरी का काम करती है। तभी जिन्हों अपना हुलिया ठीक करता है और उसी रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर करता है जिसमें युमसी काम करती थी। उस रेस्टोरेंट का एक रूल था, जो भी लड़की कॉफी लेकर आती वो कस्टमर को कॉफी बना कर देती और जब तक कस्टमर कॉफी खत्म नहीं कर लेता वो उसके साथ बैठकर बातें करती थी। तो इसलिए जिन्हों कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन उसका ऑर्डर युमसी लेकर नहीं आती है। वो ऐसा कई बार करता है लेकिन युमसी उसका ऑर्डर एक भी बार लेकर नहीं आती है। उसका ऑर्डर हमेशा दूसरी लड़की लेकर आती है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब उसका ऑर्डर युमसी ही लेकर आती है, तो जिन्हों से काफी पैसे देता है। तो युमसी को ये लगता है कि जिन्हों उसके साथ में रात गुजारना चाहता है। इस बात से युमसी डर जाती है, लेकिन जिन्हों ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे बताता है कि वो तो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे देखना चाहता था और इसीलिए वो ज्यादा पैसे दे रहा था कि हर बार में वो ही उसका ऑर्डर लेकर आए। तो युमसी उससे काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अगली बार जब भी मुझसे मिलने का मन हो तो रेस्टोरेंट ही आ जाना। युमसी ये अपनी बॉस को बताती है तो वो भी उसके लिए खुश होती है। तभी एक दिन जिन्हों वहाँ पास के होटल में था, जहाँ उसे एक रूम से युमसी की आवाज आ रही होती है। तो वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है, जहाँ कुछ लड़के युमसी के साथ में जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो जिन्हों उनको बहुत बुरी तरह से मारता है और उसी कमरे में बंद कर देता है और युमसी को बचा लेता है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का जिन्हों के बारे में मिन नाम के इंसान को बता देता है, जिसके बाद में हमें फिर से 1990 दिखाया जाता है, जहां जिन्हों के बॉस का समझौता उस बॉस से हो गया था जिस बॉस को जिन्हों ने अपनी पावर से डराया था। हालांकि जिन्हों इस बात से खुश नहीं था, उनका समझौता मिन ने ही करवाया था, लेकिन वो उन दोनों को धोखा दे देता है और उन्हें कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद में वो जिन्हों और जिन्हों के बॉस को एक कार से बांधकर पानी में फेंकवा देते हैं। जिन्हों के पास पावर थी तो वो अपनी हड्डी तोड़कर अपने आप को छुड़ा लेता है और उसकी हड्डी ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसका बॉस नहीं बच पाता है। बचने के बाद में जिन्हों उस बॉस को तो मार ही देता है और मिन का गाल काट देता है। ये सारी बातें मिन डायरेक्टर को बता रहा था। डायरेक्टर कहता है मुझे जिन्हों हर हाल में चाहिए। उनके साथ में डोसिक भी था। मिन अपने बहुत सारे लोगों को जिन्हों के पास भेजता है, जिनमें से जिन्हों काफी सारे लोगों को मार देता है और फिर वो वहां से भागने लगता है क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी युमसी की बॉस उसे बताती है कि बाहर लड़ाई चल रही है और ये वही लड़के हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। जिन्होंने उन लड़कों को मारा था, इसलिए वो अब जिन्हों को मारने आए हैं। तो युमसी ये बात सुनकर अपनी स्कूटी लेकर जिन्हों के पास चली जाती है। जिन्हों वहां से भाग रहा होता है तो युमसी उसके पास में आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें वो होटल अभी तक नहीं मिला है जो मैंने बताया था। तो जिन्हों युमसी से वहां से जाने को कहता है, लेकिन युमसी उसकी बात को नहीं सुनती है। तो जिन्हों उसके साथ जाने लगता है। वो दोनों स्कूटी से जा रहे होते हैं कि एक वैन आकर उन्हें टक्कर मार देती है। हालांकि जिन्हों युमसी को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिससे युमसी बच जाती है, उसे कोई भी चोट नहीं आती है। उसके बाद में जिन्हों उस वैन को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और साथ में खुद भी गिर जाता है। उस वैन में मिन बच गया होता है। वो एक गन से जिन्हों को मारने जा रहा होता है कि तभी हवा में डोसिक होता है। वो मिन के सर पर गोली मारकर जिन्हों को बचा लेता है। उसके बाद में जिन्हों भी डोसिक की ही एजेंसी ज्वाइन कर लेता है। डायरेक्टर जिन्हों को और डोसिक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद में वो दोनों एक मिशन पे जाते हैं, जहां
जिन्हों के हाथ में एक गोली लग गई थी जो कि निकली नहीं थी। तो डोसिक उसको कॉफी पिलाता है और अपना एक चाकू देता है उस गोली को निकालने के लिए। इसके बाद में हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ डोसिक को पकड़ लिया गया था। उसे डायरेक्टर के पास में ले जाया जाता है तो उसे रास्ते में जिन्हो मिलता है। तो डोसिक जिन्हो से कहता है तुम कॉफी पी लो। इसके बाद में हमें फिर से डोसिक के पकड़े जाने का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ डोसिक वहाँ से भागना चाहता था लेकिन उसकी गन मिन्हो ने निकाल ली थी और वो भी उस पे गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर डोसिक सारी उम्मीदें छोड़ देता है और सरेंडर कर देता है। डोसिक के वहाँ से जाने के बाद में उसी के अपार्टमेंट में उसे डोसिक का एक चाकू मिला था जो कि मिन्हो जिन्हो को दे देती है। इधर डोसिक डायरेक्टर के पास में पहुंच गया था। वो उससे उस मिशन के रिपोर्ट मांगता है लेकिन डोसिक उसे बताने से मना कर रहा होता है। वो उससे कहता है मैं ये सब ब्लू हाउस को बताऊंगा। ब्लू हाउस उनकी एजेंसी से भी बड़ी एजेंसी थी। तभी डोसिक डायरेक्टर को पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है जहाँ बहुत सारे सिपाही थे। वहाँ जिन्हो और मिन्हो भी थे। डोसिक मिन्हो पे शूट करता है लेकिन जिन्हो वो बुलेट अपने हाथ पे ले लेता है। उसके बाद में डोसिक डायरेक्टर को लेकर उड़ जाता है और उसे कहीं और छोड़ देता है। इसके बाद में फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि डोसिक ने ही मिन्हो से कहा था कि वो उसकी गन को निकाल ले और उसने ही वो चाकू जिन्हो को देने को कहा था। वो सबके सामने मिन्हो पे शूट करना चाहता था जिससे सबको लगे मिन्हो का डोसिक से कोई भी लेना देना नहीं है। और उस चाकू और कॉफी वाली बात से जिन्हो समझ गया था कि उसे बुलेट अपने हाथ में लेनी है। डायरेक्टर का सच ब्लू हाउस के सामने आ जाता है तो वो उसे डिमोटेड करवा देते हैं और एजेंसी भी खत्म हो जाती है। मिन्हो को एक दूसरी एजेंसी में काम मिलता है। उसके कुछ टाइम बाद डोसिक मिन्हो से मिलने आता है और उसे उड़ाकर अपने साथ में ले जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं जिसके बाद में बॉन्ग होता है और उसके पास में वही पावर थी जो कि डोसिक के पास में थी। कई सालों बाद एक दिन डायरेक्टर फिर से एजेंसी स्टार्ट करवा लेता है और अब एजेंसी का नाम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी था। तभी उसके कुछ ही टाइम बाद एक दिन उन्हें डोसिक का पता मिल जाता है और वो लोग रात में उन पे हमला कर देते हैं लेकिन मिन्हो को उन लोगों की आवाज बहुत दूर से ही आ जाती है। तो डोसिक उन सब से लड़ने लगता है। कुछ देर लड़ने के बाद में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं नाजो, पियोन और जिन की मदद से। लेकिन वो उन्हें सिर्फ उलझाकर रखना चाहता था ताकि मिन्हो और बॉन्ग वहाँ से भाग सकें, उनको भागने का टाइम मिल जाए। हालांकि डायरेक्टर का आदमी उन दोनों के पीछे गया था जो उन पे नजर रखे हुए था। वो कोई और नहीं बॉन्ग का प्रिंसिपल था। अभी हमें एजेंसी खत्म होने के बाद जिन्हो का हाल दिखाते हैं। वो भी अब एक डेस्क जॉब पे था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जिस घर में वो रहता था वो गवर्नमेंट का था और उस एजेंसी में काम करने वालों को मिलता था। इस वजह से मजबूरी में उसे वो जॉब करनी पड़ रही थी। उससे एक दिन डायरेक्टर मिलने आता है और उसे एक मिशन पे भेजने को कहता है। जिन्हो काफी सोचने के बाद में उसके लिए राजी हो जाता है। उसे आर्मी के साथ में भेजा जाता है जहाँ पर कुछ नॉर्थ कोरिया के एजेंट थे। आर्मी के लोग उन्हें काफी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। इसके बाद में वहाँ पर बॉन्ग के स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है। उसका नाम मैंग था। वो कई सालों से डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा था। उससे बात करने पे जिन्हो को पता लगता है कि डायरेक्टर फिर से वही टीम बना रहे हैं जैसे कि उसकी और डोसिक और मिन्हो की थी। मैंग एक इन्वेस्टिगेटर था। वो उन लोगों को ढूंढ के बता देता है कि एजेंट कहाँ छिपे हैं। तो सारे लोग वहाँ जाने लगते हैं। जिन्हो को मैंग रोक लेता है और उससे कहता है कि शायद नॉर्थ कोरिया के एजेंट के साथ में भी कोई सुपर पावर है। वो बताता है जब 1994 में डोसिक वाला केस हुआ था तब से नॉर्थ कोरिया ने भी शायद सुपरनेचुरल टीम बना ली है। वो जिन्हो से वापस चलने को कहता है और बताता है कि डायरेक्टर ने ऐसा बोला था अगर वहाँ कोई पावर इंसान हो तो जिन्हो को वापस ले आना। लेकिन जिन्हो उस पे गुस्सा हो जाता है और फिर वो उन सिपाहियों की मदद करने चला जाता है। जहाँ एक स्नाइपर एक सोल्जर को शूट करने जा रहा होता है तो जिन्हो उस बुलेट को अपने हाथ पर रोक लेता है। तभी वहाँ एक ग्रेनेड आता है तो जिन्हो उस पे भी कूद जाता है। उसके बाद में भी उसे कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर वो सोल्जर बहुत शॉक हो जाते हैं और उनमें जज्बा भी आ जाता है। लेकिन तभी कोई ऊपर से पत्थर फेंकने लगता है तो जिन्हो बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है जहाँ एक नॉर्थ कोरिया एजेंट था जो कि काफी फास्ट और पावरफुल था। जिन्हो और उसमें काफी खतरनाक फाइट होती है। वो आदमी जिन्हो को घायल कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में जिन्हो घर वापस आता है। तभी डायरेक्टर जिन्हो को पियोंग, नाजो और जिन से मिलवाते हैं। जिन्हो अब उनके साथ में मिशन पे जाता रहता था। एक दिन उसे पता लगता है कि योमसी प्रेग्नेंट है। तभी हीसो आती है। एक बार जिन्हो मिशन से आया होता है कि उसे पता लगता है योमसी और हीसो का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें योमसी मर जाती है। इसके बाद में जिन्हो एजेंसी में काम करना बंद कर देता है। लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो
तो उसके लिए जिन्हो भी मान जाता है। जिन्हो की एजेंसी छोड़ने के बाद ही वो लोग डोसिक को पकड़ने गए थे। इसके बाद में हमें जमांग नाम के इंसान को दिखाते हैं। वो एक स्टॉल लगा रहा होता है, तो कुछ लोग उसे बताते हैं यहाँ कुछ काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ की सारी स्टॉल हटाई जा रही हैं, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जमाल को भी शामिल होने को कहते हैं, लेकिन जमांग की वाइफ शीन उसे मना कर देती है क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा एबनॉर्मल था। तभी उसकी वॉच में एक अलार्म बोलता है, तो वो अपने बेटे को स्कूल लेने चला जाता है। उसका बेटा कोई और नहीं ह्यून था। जमांग नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा तेज भाग सकता था और काफी ऊंची जंपे भी कर सकता था और बहुत ही पावरफुल भी था। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ जाता है और जमांग भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे घर भेज देती है और खुद प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है, जहां कुछ देर बाद माहौल बिगड़ जाता है और प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस पकड़ने लगती है, जिसमें शीन भी होती है। जमांग उसका इंतजार काफी देर से कर रहा होता है। उसके काफी लेट होने पे वो भी वहां आने लगता है और वो ह्यून से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। जब वो वहां पहुंचता है और शीन को गिरफ्तार देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। वो शीन के पास जाता है तो शीन उसे ह्यून का ये नाम याद दिलाकर शांत कराती है और उससे कहती है कि तुम ह्यून के पास चले जाओ। जमांग वहां ना जाकर नीचे गटर के टनल में चला जाता है। तभी हमें जिन्हो को दिखाते हैं। उसके पास में डायरेक्टर का कॉल आता है। वो जिन्हो को मदद के लिए बुलाता है। जिन्हो को जमांग के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। उसके बाद में वो टनल में जाता है जहां जमांग छिपा हुआ था। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। जिन्हो फाइट के बीच में जमांग के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे अपने हाथ से बांध लेता है। वो दोनों ऊपर आ रहे होते हैं। इधर एक औरत पुलिस के पास में मदद मांगने आती है, जिसका बच्चा शायद टनल में चला गया था, तो डायरेक्टर के मना करने पे भी पुलिस उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। नीचे जिन्हो को उस बच्चे की आवाज आ गई थी, इसलिए जमांग और जिन्हो मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। जिन्हो ऊपर सिर्फ उस बच्चे के साथ में आता है, तो डायरेक्टर जमांग के बारे में पूछता है। वो बताता है जमांग अपने बच्चे से मिलने घर गया है, तो डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो घर गया होगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जमांग ह्यून के ही पास में होता है। जिन्हो और डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि डायरेक्टर को पता लग जाता है जमांग का दिमाग कम है, इसलिए वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। कि तभी पुलिस वाले रूम से बाहर उड़ते हुए आते हैं, तो वो सोचते हैं कि जमांग ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन पुलिस वालों को ह्यून ने अपनी पावर से बाहर फेंका होता है। ये बात डायरेक्टर को पता लगती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और जिन्हो से कहता है इसका मतलब पावर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद में जिन्हो अपने घर आता है और वो डायरेक्टर का मतलब समझ गया था, इसलिए वो हीसो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि मैंग के थ्रू डायरेक्टर की नजर उन सब पे थी। तभी डायरेक्टर मैंग से एक स्कूल खोलने को कहते हैं और उसे वहाँ का प्रिंसिपल बना देते हैं। उस स्कूल में वो सारे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता था और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ देखा जाए तो सारे बच्चे उसी स्कूल में थे। मैंग ह्यून को उसके पिता के बारे में बताकर उसका एडमिशन स्कूल में लेता है। ह्यून भी एक एजेंट बनना चाहता था। हीसो ह्यून के साथ में खाना खाने जाती है तो ह्यून उसे अपनी पावर के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहता है। इधर स्कूल में योंग नाम का टीचर था जो कि हीसो को दूसरी जगह प्रैक्टिस करने को कहता है क्योंकि हादसा हुआ था, उसी की वजह से वो रूम बंद कर दिया गया था। उसके बाद में हमें हीसो को बोंग के पास में दिखाते हैं। बोंग क्लास में अकेला होता है। उसने अपना वेट भी नहीं पहना था, तो हीसो उससे पूछती है तुमने वेट क्यों नहीं पहना है, तो वो कहता है अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जब तुम मुझे छूती हो तब ही मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता हूँ। तो हीसो ये सुनकर उसे छू लेती है और बोंग फिर से ऊपर उड़ने लगता है, तो हीसो उसे रोकती है और अपने बैग भी उसके ऊपर टांग देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों उसी बस में बैठ जाते हैं जिसे गोदा चला रहा था और इधर मिन्हो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो एक फोन लेती है और साथ ही एक गन भी लेती है। इधर जिन्हो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इधर उस बस में एक जुन नाम का आदमी भी चढ़ता है जो कि कोई और नहीं नॉर्थ कोरिया का एजेंट था। वो अपने फोन से हीसो को फोटो मैच करता है। वो ही उसका टारगेट थी। उसे उसका फोटो उस वीडियो से मिला था जो वायरल हो गया था। बोंग के पास में मिन्हो की कॉल आती है। वो उसे कहती है वो कहीं जा रही है, उसे आने में टाइम लग जाएगा, बोंग खाना खाकर सो जाए। हीसो भी जिन्हो को कॉल करती है तो वो भी लेट आने वाली बात को कहता है। इधर मिन्हो स्कूल में आई
आई थी वो मास्टर चोई से बात करने आती है, जहाँ वो उसे उस वीडियो के बारे में पूछती है। तो चोई उसके बारे में बात ना करके उससे बॉन्ग के ग्रेड्स की बात करने लगता है और कहता है वो शायद कॉलेज भी ना जा पाए। तो मिन्हो उससे पूछती है आपको कैसे पता कि मैं बॉन्ग की मॉन्ग हूँ। तो चोई और भी नर्वस हो जाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी हमें कीसुंग को दिखाते हैं, वो भी स्कूल में ही था और जिन्हो भी स्कूल में आ जाता है। उसे योंग मिलता है, वो उसे मास्टर चोई के रूम के बारे में बता देता है। फिर जिन्हो पहले ऑडिटोरियम में जाता है और उस नट को उठाकर कैमरे की तरफ देखने लगता है। वो कैमरे हिडन थे। जिन्हो को योंग प्रिंसिपल रूम से कैमरों के थ्रू देख रहा था। जिन्हो कैमरे में देखकर कहता है तुम कौन हो। तो योंग बड़ा कंफ्यूज होकर डर जाता है। योंग प्रिंसिपल मैंग के साथ में ही काम करता था, मतलब वो भी डायरेक्टर के लिए ही काम करता था, पर वो जिन्हो को नहीं जानता था। इधर जमांग भी ह्यून का इंतजार कर रहा था। ह्यून स्कूल की लाइब्रेरी में नेशनल इंटेलिजेंस की बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद में हमें स्कूल के बाहर एक कार में 4 लोगों को दिखाते हैं, जिसमें से एक का नाम देहो था और एक का नाम जाहुंग था और तीसरे का नाम जेंग ली था। जेंग ली वही आदमी था जिसने पहाड़ी पर जिन्हो को मारा था। वो सारे के सारे नॉर्थ कोरिया के सुपर नेचुरल एजेंट थे। इधर बस में गोदा को जुन पे शक हो जाता है। अब वो देखता है कि जुन के पैर बस की सरफेस से ऊपर थे, मतलब वो भी उड़ सकता था। तो इसलिए वो बस को बहुत तेज भगाने लगता है और यही इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें काफी खतरनाक फाइट दिखाई गई है और कुछ न्यू सुपरनेचुरल पावर भी दिखाई गई है। सो गाइस, वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दें।